नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। चैप्टर का नाम सबसे पहले समझना जरूरी है कि इस चैप्टर में हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, मतलब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं वो क्या हैं, कैसे बनते हैं, इनका आगे फर्दर लाइफ में यूजेस क्या क्या है, एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। प्लस ये कब डिस्कवर हुए, इन्होंने ये किसके द्वारा डिस्कवर किए गए, ये भी इन इन दोनों शब्द से रिलेटेड चीज़ें हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे बेसिक टर्म, बेसिक वर्ड जो चैप्टर का नाम भी है, एटम्स। ओके ससी, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जानेंगे कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग टाइनी सैंड पार्टिकल्स, गैगेंटुअन ब्लैक होल्स एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। देखिए, सबसे छोटी चीज़ हम क्या जानते हैं? शायद मिट्टी। मिट्टी में जो छोटे छोटे पदार्थ, छोटे छोटी चीज़ें, छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, शायद हमारे लिए वो सबसे छोटी होंगी। और सबसे बड़ा हम क्या जानते हैं? तो अगर कंसिडर करें पूरे यूनिवर्स में सबसे बड़ा क्या है, तो हम लोग ब्लैक होल के बारे में जानते हैं। ऐसा होल जो अब सारी चीज़ों को अपने अंदर समाने का कैपेबिलिटी रखता है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी चीज़ों के बीच में जितनी भी चीज़ें आती हैं, जितनी भी, मतलब जिस भी चीज़ के बारे में हम सोच पाए, वो सारे के सारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल से मिलकर ही बने हुए होते हैं। मतलब अगर हम बोले कि सबसे छोटा कण, जैसे हम लोग अपने बॉडी में बोलते हैं कि सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, अगर हमारे बॉडी में सेल्स ना हो तो शायद हम भी नहीं होंगे। इन द सेम वे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स भी वैसे ही चीज़ें हैं जो अगर हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट ना करें तो हम शायद कोई भी सामान, कोई भी चीज़ देख नहीं पाएंगे। द एटम इज द मोस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर, मेकिंग अप एवरीथिंग दैट वी सी अराउंड अस। एटम जो है सबसे छोटा यूनिट होता है किसी भी चीज़, किसी भी मैटर। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। अभी तक हम लोग यही पढ़े हैं कि कोई भी चीज़ जो जगह ऑक्यूपाई करे और जिसका कुछ मास हो उसे हम मैटर कहते हैं। मतलब कोई भी सामान हमारे लिए मैटर होता है। और जो एटम है वो इस मैटर को बनाने का फंडामेंटल यूनिट का काम करता है। मतलब वो बेसिक चीज़ जिसकी मदद से हम मैटर, किसी भी मैटर को बना सके, वो एटम होता है। जितनी भी चीज़ों को हम अपने इर्द गिर्द, आजू बाजू, चारों तरफ देख पाते हैं, चलिए आप एक एग्जाम्पल ही अपने दिमाग में कंसिडर कीजिए। ग्लास जिससे हम पानी पीते हैं, टब जिसमें हम कपड़े धोते हैं, बुक्स जिससे हम पढ़ते हैं, पेन जिससे हम लिखते हैं, वेदर कोई भी चीज़ हो, ड्रेसेस जो हम पहनते हैं, बुक, कॉपी, जो भी चीज़ें हैं वो बेसिक फंडामेंटल यूनिट से बना हुआ है। और वो बेसिक फंडामेंटल यूनिट को क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। It is extremely small, measuring in at less than 0.1 to 0.5 nanometers. एटम जो होता है बहुत छोटा होता है, मतलब इतना छोटा कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इस वजह से अगर इसको मेज़र करने जाएं तो इसका जो बोले कि मेजरमेंट है वो नैनोमीटर्स में होता है और वो 0.1 टू 0.5 तक वैरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द साइज। तो तीन चार चीज़ें जो हम यहाँ से कंक्लूजन कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं, वो ये है कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। एटम जो होता है वो फंडामेंटल यूनिट होता है किसी भी मैटर का, बहुत छोटा है साइज में, इस वजह से इसका जो मेजरमेंट है वो नैनोमीटर्स में होता है। और इसकी जो साइज है वो 0.1 टू 0.5 नैनोमीटर्स वैरी करते हैं। लेट्स सी फर्दर आगे हमें क्या देखने को मिलता है। लिसन, ये चैप्टर एक तो बहुत इंटरेस्टिंग है इस वजह से क्योंकि इसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। शायद वो सारी चीज़ें जो आप तक अभी तक आप नहीं पढ़े हो, कुछ ऐसी भी चीज़ें जो आपको लाइफ टाइम काम आने वाली है। इस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें अभी आपके नॉलेज में आएंगी जो आपको, आप चाहे 10th में जाओ, 11th में जाओ, 12th में जाओ, आगे जितने भी फर्दर पढ़ाई करो, आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर से पढ़ी हुई चीज़ों का काम आएगा ही आएगा। तो प्लीज़ इस चैप्टर को इंटरेस्ट से,
मज़े से पढ़िए, समझने का कोशिश कीजिए, और वैसा नहीं कि प्रेशर है, साइंस पढ़ रहे हैं, वैसा कुछ इंजॉय करके पढ़िए तो चैप्टर ज़्यादा समझ में आएगा और मज़ा आएगा पढ़ाई करने में। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं। ओके, सो एक छोटा सा टॉपिक हमें जानना है केमिकल रिएक्शंस के बारे में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के डेप्थ में जाने से पहले। ये क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शंस जो होता है वो बहुत सारे एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से होता है, या फिर जो भी रिएक्शंस अलग अलग मल्टीपल टाइप ऑफ बोल सकते हैं कि कंस्टिट्यूएंट्स के बीच में होता है। तो ये केमिकल रिएक्शंस होते किस वजह से हैं और किन चीज़ों से मिलकर बने हो, किन चीज़ों की वजह से ये रिजल्ट होता है, ये हमें जानना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो इन अ केमिकल रिएक्शन 2 और मोर मॉलिक्यूल्स interact to produce new compounds and are called reactants. केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरैक्ट होते हैं। मॉलिक्यूल के बारे में अभी हमने जाना कि कोई भी चीज़ बनाने के लिए एटम्स और मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल हैं। आगे पढ़ेंगे मॉलिक्यूल कैसे बनता है। लेकिन केमिकल रिएक्शन कब होता है? जब दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, मीन्स आपस में मिलते हैं। जब मिलते हैं तो नए प्रोडक्ट्स, नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। कोई भी दो चीज़ मिलेगा तो एक तीसरे चीज़ को बनाने का वो क्षमता रखता है। कोई भी हम नहीं बोल सकते, लेकिन कोई भी मॉलिक्यूल जब मिलता है इन केमिकल टर्म्स तो वो एक नई चीज़ को बनाने की क्षमता रखता है। एंड आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ये जो दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिल रहे हैं ना, प्रोडक्ट मतलब कि नई चीज़ को बनाने के लिए, तो ये जो दो मॉलिक्यूल्स पहले से हैं, जो चीज़ हमारे पास पहले से है जिन्हें हमें मिलाना है, उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। और जो दो मॉलिक्यूल्स के मिलने के बाद नई चीज़ जो बनी उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। जो हमारे पास पहले से है, जिनमें हमें रिएक्शन करवाना है, वो है रिएक्टेंट्स। और जो रिएक्शन के बाद न्यू कंपोनेंट्स, न्यू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, उन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। मतलब एक केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ पाई जाती हैं, एक तो होता है रिएक्टेंट्स और दूसरा होता है प्रोडक्ट। अगर हम पूरा केमिकल रिएक्शन को एरो के इक्विलिब्रियम में देखें तो एक साइड होता है रिएक्टेंट और दूसरे साइड होता है प्रोडक्ट। एक जो हमें पहले से मिला हुआ है और दूसरा जो दो चीज़ों जो हमारे पास पहले से था उन्हें मिलाकर बनाया गया है। इन अ केमिकल रिएक्शन अ केमिकल चेंज मस्ट अकर which is generally observed with physical changes like precipitation, heat production, color change, etc. एक केमिकल चेंज जब भी होता है, केमिकल रिएक्शन जब भी होता है, तो केमिकल चेंज देखा जाता है। और केमिकल चेंज कैसे हमें पता चलेगा कि केमिकल चेंज हो रहा है? तो वहाँ हमें अलग अलग चीज़ें ऑब्जर्व होती है, लाइक हीट बाहर आता है, हीट का बाहर आना दिखता है, नई चीज़ों का बनना दिखता है, प्रेसिपिटेशन दिखता है, कलर का चेंज दिखता है। इन सारे फिजिकल चेंजेस की वजह से हम समझ पाते हैं कि यहाँ पे जो चेंज हुआ है वो एक केमिकल चेंज है और दो केमिकल कंपाउंड के मिलने की वजह से हुआ है। तो केमिकल रिएक्शंस के बारे में कुछ चीज़ें। केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स के मिलने की वजह से होता है। ये जो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं इन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। ये मिलकर जो नई चीज़ें बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। केमिकल चेंज जब भी होता है तो बहुत सारे रिजल्ट्स के साथ, बहुत सारे चेंजेस के साथ होता है, लाइक कलर में चेंज आती है, हीट इवॉल्व होता है, हाइड्रोजन बाहर निकलता है, काफ़ी गैसेस बाहर निकलते हैं, अलग अलग टाइप के चेंजेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये जो हमने अभी केमिकल रिएक्शन पढ़ा, ये हमने पढ़ा दो मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन। तो ये जो सारे कॉम्बिनेशन हो रहे थे, इन पे कुछ लॉज बनाए गए जिन्हें कहा गया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इन्हें कहा गया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर दो अलग अलग लॉज हमें पढ़ने हैं, जिसमें से पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितने भी ये लॉज हम पढ़ रहे हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं और सिर्फ अभी नहीं, आपको आगे भी काम आने वाले हैं। तो अब 9th के बाद जो पढ़ाई स्टार्ट हो रहा है, प्लीज़
उसे थोड़ा सीरियसली लें ताकि आपको आगे चल के कम दिक्कत हो। क्योंकि चीज़ें अगर हमें नोन चीज़ें देखने को मिले तो हमें थोड़ा इजी लगता है कि ये चीज़ें हम पहले से पढ़ रखे हैं, लेकिन कुछ वैसा अगर हमने नहीं पढ़ा, छूट गया, किसी भी कारण से छूट गया हो, हम वो नहीं बोल रहे, लेकिन जिस भी कारण से छूटा हो आगे जाके वो हमें दिक्कत करता ही करता है। तो हर चीज़ का नॉलेज, जो भी बेसिक चीज़ें अभी जो नॉलेज मिल रही है उसे आप गेन कर लो ताकि आगे आपको प्रॉब्लम कम हो। प्लस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो लॉ हम पढ़ रहे हैं वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखते हैं स्टेटमेंट क्या है इस लॉ का। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, इट रिमेन्स कंजर्व्ड। और अदर वे में देखें तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्व करना जो शब्द है कंजर्वेशन, इसका मतलब होता है बचा के रखना। तो इस लॉ के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैटर जो है, कोई भी वस्तु सामान जो है, बोल रहा है कि ना तो बनाया जा सकता है ना ही बिगाड़ा जा सकता है। तो ये किया क्या जा सकता है? तो अगर आपके दिमाग में ये सवाल आए कि ना बनेगा ना बिगड़ेगा तो होगा क्या, तो उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन कोई भी केमिकल रिएक्शन जब कभी भी अकर होगा, ये मेनली हम लोग केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए ही पढ़ रहे हैं, तो रिएक्शंस के थ्रू ही हम देखेंगे किसी भी स्टेटमेंट को, नॉर्मल वे में नहीं देखेंगे। तो किसी भी रिएक्शन में जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच रिएक्शन हो रहा है तो एनर्जी जो है, मास है, वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। ना तो ऐसा होगा कि पहले मास ज़्यादा था बाद में कम हो जाएगा, ना तो ऐसा होगा कि पहले कम था बाद में ज़्यादा हो जाएगा। जितना मास पहले रहता है, जितना रिएक्टेंट्स का मास होगा वो बिल्कुल बराबर होगा किसके? प्रोडक्ट्स के मास के। ना तो ये बन सकता है ना बिगड़ सकता है। सिर्फ ये पहले रिएक्टेंट्स था, बाद में कन्वर्ट हो गया किसमें? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। एक पहले रिएक्टेंट्स के फॉर्म में था, हो सकता है कि कोई और केमिकल्स उस वक्त होंगे, बन के किसी और केमिकल के प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया, लेकिन इसका मास कभी भी चेंज नहीं होगा। रिएक्टेंट्स का मास प्रोडक्ट्स के मास के हमेशा बराबर होगा, ना ज्यादा ना कम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि मास ऑफ रिएक्टेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स, इट विल रिमेन कंजर्व्ड, इट विल नेवर चेंज। ओके, सो अभी हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखा। मैंने अभी आपको कहा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, तो उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल हम देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट reacted with 6 gram of acetic acid. The products are 2.2 gram of carbon dioxide, 0.9 gram of water and 8.2 gram of sodium acetate. So that these observations are in agreement with the law of conservation of mass. आपको जितने भी वहाँ पे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स दिए हुए हैं सबका वेट दिया हुआ है, आपको बस बताना है कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमने पढ़ा क्या कि जो रिएक्टेंट का मास है वो बराबर होना चाहिए किसके? प्रोडक्ट्स के मास के। हमारे पास रिएक्शन भी नीचे लिखा हुआ है, सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड रिएक्ट किए, बनाए गया सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यहाँ पे आपको सब का वैल्यू दिया हुआ है। सोडियम कार्बोनेट का वैल्यू कितना है? 5.3, तो इसके नीचे 5.3 प्लेस कर देंगे। एसिटिक एसिड कितना ग्राम दिया हुआ है? 6 ग्राम, तो उसको एसिटिक एसिड के नीचे प्लेस कर देंगे। दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 6 + 5 11, 11.3 ग्राम रिएक्टेंट हो गया हमारा। प्रोडक्ट की साइड चलते हैं तो क्या हो जाएगा? सोडियम एसीटेट कितना दिया हुआ है? सोडियम एसीटेट ढूंढिए, 8.2 ग्राम सोडियम एसीटेट दिया हुआ है। वाटर कितना दिया हुआ है? 0.9 ग्राम, वो वाटर के नीचे प्लेस कर देंगे। और 2.2 ग्राम दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड। तीनों को जोड़ देंगे और देखेंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर दोनों बराबर आ जाएगा तो ये जो स्टेटमेंट है ये अग्री कर रहा है किससे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। तो हम लिख देंगे यस इट अग्रीज
या इट इज इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और अगर नहीं आएगा तो लिख देंगे नो इट इज नॉट इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत सिंपल है, आपको वैल्यू सब कुछ दिया हुआ है और इसमें से आपको वैल्यू को एज इट इज पुट करना है, देखना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर आता है या नहीं। आप बना के इसे कोशिश कीजिएगा बनाने का, और अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज मुझसे पूछिएगा। नेक्स्ट लॉ हम लोग देखते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन।